अब हमने जो देखना है वो क्या देखना है हमें कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो होता कैसे है, इस तरह से देखना है। देख लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होगा। अब सेल्फ इंडक्टेंस मैंने बोला था कि उसी कॉइल के अंदर होगा। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस की, इंडक्शन, ठीक है। इसका यूनिट क्या है सेल्फ इंडक्टेंस का? हेनरी, डिनोटेड बाय एच। हेनरी इज द बिग यूनिट। जैसे कूलम इज द बिग यूनिट, हम माइक्रो कूलम, नैनो कूलम लिखते हैं, वैसे हेनरी बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए इसको माइक्रो हेनरी, पिको हेनरी ऐसे लिखते हैं, मिली हेनरी में लिखते हैं, ठीक है। अब सेल्फ इंडक्टेंस में देखिए, मैंने एक कॉइल लिया, दिस इज द कॉइल। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, इसमें से जाने वाला करंट आई है। अब ये करंट क्या करेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा, जो इसके साथ लिंक होगी, इसके साथ लिंक होगी, तो ये लिंक होने वाली फ्लक्स इसमें करंट इंड्यूस करेगी, जिसको बोलेंगे हम बैक करंट। अब वो होता कैसे देख लेते हैं, देखो। तो सेल्फ इंडक्टेंस के हिसाब से क्या होता है, द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कॉइल। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या होगा। अब देखिए, तो हम फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, एल आई। व्हाट इज एल? एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ये क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल होगा, ठीक है। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है, तो यहाँ पे फाई क्या है, फ्लक्स है। तो फ्लक्स क्या होता है बताओ, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस कॉइल ड्यू टू द करंट पासिंग आई। तो यहाँ पे बी कितना होगा, म्यू जीरो स्मॉल एन आई। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इनटू एरिया ए। तो ये बी हो गया, फाई हो गया, फाई यहाँ पे डाल देते हैं, तो कितना होगा आपका, फाई इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंगल टर्न के लिए लिया था, अगर ये एन टर्न्स है तो फ्लक्स क्या बनेगा, एन फाई बनेगा, बराबर है। तो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, एन फाई इज इक्वल टू म्यू जीरो कैपिटल एन स्मॉल एन आई ए, ये वैल्यू रहेगी। तो हमारा जो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या बनेगा, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। अब एन फाई की वैल्यू डाल देते हैं, व्हाट इज एन फाई, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, म्यू जीरो कैपिटल एन स्मॉल एन ए आई इज इक्वल टू एल आई। आई गेट कैंसल, तो एल क्या बचा आपका, एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्मॉल एन ए, ठीक है। अब स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल एन की वैल्यू होगी कैपिटल एन बाई एल। तो ये एल मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ सोलेनाइड। तो ये हो जाएगा आपका एल इज इक्वल टू म्यू जीरो कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब देखिए ये फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूला के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दिख रही है आपको, करंट, रेजिस्टेंस या फिर कुछ ऐसा, कुछ नहीं है। ओनली क्या है वहां पे, क्या है वहां पे, म्यू जीरो एन स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड लेंथ, मतलब यहाँ पे पूरे के पूरे फिजिकल पैरामीटर है, उसमें फिजिकल पैरामीटर है उसके, बाकी कुछ नहीं है। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो फिजिकल पैरामीटर पे होता है। मतलब क्या, कि सोलेनाइड उस कॉइल की लेंथ कितनी होगी, उसका एरिया कितना होगा, उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे और क्या मीडियम होगी, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। अब और एक फॉर्मूला देख लेते हैं, देखो क्या होता है। फाई इज इक्वल टू एक हमारा होता है डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पे हम लेते हैं ये ई के बराबर होते हैं, तो अलग से भी एक फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं इंडक्टेंस के लिए। मैं इसको पूछ के आगे निकाल देता हूँ। देखो जो मैंने फॉर्मूला बोला था क्या था हमारा, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये हमने लेंज लॉ में देखा था, बराबर है। अब अगर ये लेंज लॉ में देखा था, तो इससे आगे हम देखते क्या होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था एन फाई इज इक्वल टू एल आई, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। अब देखिए ये ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब फ्लक्स चेंज होगी। और फ्लक्स कब चेंज होगा, जब करंट चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, द करंट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम एंड फ्लक्स इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते दोनों साइड में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा, एन डी फाई बाय डी टी इज इक्वल टू, एल तो कांस्टेंट है, डी आई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड में,
अब यहाँ पे माइनस साइन लगा देते, मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो इसी साइड में भी माइनस लगाना पड़ेगा, बट व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट ई, तो मैं यहाँ पे ये पुट कर देता हूँ, तो ई यहाँ पे पुट कर दिया, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एल डी आई बाय डी टी। मतलब क्या होगा, ये जो ईएमएफ होगा वो होगा माइनस एल डी आई बाय डी टी। माइनस क्या इंप्लाइज करता है, टू अपोज, तो ईएमएफ की वैल्यू ध्यान में रखिए, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी कॉइल में होता है, किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, माइनस एल डी आई बाय डी टी। एल तो कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर कॉइल के लिए, लेकिन अगर हम डी आई बाय डी टी लेते हैं तो डी आई बाय डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पासिंग थ्रू दैट कॉइल। मतलब जितना ज्यादा स्पीडीली करंट चेंज करोगे आप, उतना ईएमएफ उसके अंदर जनरेट होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। इसको अगर रिप्लेस करें तो एल का एक इक्वेशन हमारे पास तैयार होगा, ई अपॉन डी आई बाय डी टी माइनस में होगा। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड लाता हूं तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखिए, एक तरह से हम सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस की एक डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं। क्या होगा, ये रेशो है, किसका रेशो है, देखो एक ईएमएफ और दूसरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो हम लिख सकते हैं द सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आई, डेफिनेशन अलग से एक तैयार हुई, क्या, इट इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये होगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस का अलग से एक डेफिनेशन। अब देखना है हमें, जो भी एनर्जी स्टोर होगी, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था कि कैपेसिटर के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ऐसे कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फेनोमेना चलता है, इसीलिए इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, that energy will be stored in terms of magnetic field. So energy stored in coil हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। तो देख लेते हैं क्या होता है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक कॉइल लिया, अब एक्सप्रेशन देखते हैं हम, एनर्जी स्टोर इन कॉइल, एनर्जी स्टोर इन कॉइल कौन से फॉर्म में रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में रहेगी। अब यहां से जाने वाला करंट आई है, देखिए क्या होगा, तो फॉर टाइम dt, अगर let di current is passing then dw amount of energy store। देखिए तो क्या होगा, dw इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ई, वर्क डन होता है पोटेंशियल, ई मतलब ईएमएफ है, ठीक है, तो ई इंटू डी क्यू होगा, क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें से फ्लो हो गए डी क्यू, बट व्हाट इज आई, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो हमें क्या मिलेगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं सेम इस पे, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा आपका, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई आई डी टी। बट यहां पे देखिए ई की वैल्यू कितनी है आपकी, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, क्या है, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी पुट कर दो, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई की वैल्यू माइनस है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी इंटू आई डी टी, ठीक है, ये ई की वैल्यू हो गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। अब यहाँ पे डी टी डी टी गेट कैंसल, तो क्या बचा आपके पास, dw इज इक्वल टू, dw इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, एल आई डी आई, ठीक है। तो मैं यहां पे आगे कर लेता हूं, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो बचा हुआ है वो है हमारे पास dw इज इक्वल टू एल आई डी आई। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल क्या होगा, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, कहां से कहां तक, करंट चेंज हो रहा है dt टाइम में, स्मॉल स्मॉल करंट, तो ऐसे अगर हम करंट बढ़ाते गए तो मैक्सिमम वैल्यू तक कितनी हो जाएगी, सपोज हम मैक्सिमम वैल्यू I0 पकड़ लेते हैं, तो करंट कहां से कहां तक, 0 टू I0 तक, एल आई डी आई, टोटल वर्क डन निकालना है, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू, एल तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू I0 आई डी आई, I0 इज नथिंग बट द पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू एल
I square by 2 varying from 0 to I0. पुट कर दो वैल्यू तो हो जाएगा 1/2 L I0 square. That is nothing but the energy storing inductor. क्या होगा हाफ Li0 square. क्लियर है? अब देखते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि एक कॉइल होता है दूसरे के साथ लिंक होता है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा देखिए, डेफिनेशन वही रहेगी, ओनली चेंज क्या होगा आपका, करंट पासिंग थ्रू वन कॉइल, फ्लक्स लिंक विद द अदर कॉइल, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसका भी यूनिट हेनरी होगा क्योंकि इंडक्शन ही है। अब देखो क्या होगा, सपोज दिस इज द वन कॉइल एंड दिस इज सपोज अनदर कॉइल। ठीक है, अब क्या होगा, करंट इसमें से पास कर रहे हैं और फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रही है, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी इसके साथ लिंक होगी सपोज। ठीक है, तो ये हम पकड़ लेते सेकंड कॉइल, ये पकड़ लेते फर्स्ट कॉइल। तो क्या होगा, phi2 n2 phi2 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस से हम पकड़ लेते हैं तो फॉर्मूला के हिसाब से होगा n phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। ये समझ में आया पहला स्टेप। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, बट किसका फ्लक्स, सेकंड का फ्लक्स, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने उसके, 2 टर्न्स है, तो n2 इंटू phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 होगा। ये समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ने हम लिखा है, यहाँ पे हम I1 हो गए। ठीक है, अब फ्लक्स किसकी है, 2 की, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कौन तैयार करेगा, 2 ही तैयार करेगा। ये देखिए, एक मिनट, नंबर ऑफ टर्न्स किसके थे हमारे, फर्स्ट के है ना, नंबर ऑफ टर्न्स जो हो रहे हैं इसके, फ्लक्स किसके साथ लिंक हो रहे हैं, 2 के साथ, करंट किसका होगा, I1 का, तो ये क्या हो जाएगा, phi2 की वैल्यू बताओ कितना होगा, म्यू 0 n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 इंटू करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट कॉइल। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब देखो क्या होगा, अगर हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, n1 म्यू 0 n2 बाय l नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ I1 इज इक्वल टू m I1। ये हो गया। अब यहाँ पे I1 कैंसिल हो जाएगा तो m की वैल्यू कितनी आएगी, n1 n2 म्यू 0 और ये बचा हुआ है ना फ्लक्स, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड और ये होगा एरिया, यहाँ पे बचेगा एरिया और यहाँ पे होगा एरिया। तो यहाँ पे phi2 की वैल्यू होगी आपकी B2 इंटू ए। ठीक है, B2 इंटू A2। तो ये B2 की वैल्यू हमने प्लेस कर दी, ये वाली मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं आपकी इसमें, और ये A2, तो A2 यहाँ पे, तो ये 2 हो गया, तो इसके हिसाब से एरिया अगर हम दोनों का सेम लेते तो एरिया यही लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर कंसीडरिंग द एरिया बोथ इज सेम देन वी कैन राइट हियर ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका बनेगा म्यू 0 n1 n2 ये कुछ बचा अभी और डिवाइड बाय यल, तो ये होगा आपका म्यूचुअल। देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है, वहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सेम के होते हैं, यहाँ पे n1 n2 है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट कॉइल इनटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकंड कॉइल अपॉन लेंथ इनटू म्यू 0 इनटू एरिया। ये इक्वेशन है, इक्वेशन दोनों का सेम ही है, ओनली क्या हुआ है 1 2 का फर्क आया है। बात समझ में आई? ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस, हाँ यहाँ पे n1 n2 क्यों आया, क्योंकि दो कॉइल थे। ठीक है, बस इतना ही फर्क है, बाकी दोनों इधर सेम ही है। अब आगे जाके देखते हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस के बाद कुछ है सिलेबस में, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, उसके बाद कुछ है, एनर्जी स्टोर भी लगा दिया हमने। तो चैप्टर ही खत्म, कुछ पॉइंट बचे क्या देख लो, किसी और बुक होगा तो क्या क्या लिया हमने चैप्टर। कौन सा? एसी जनरेटर पढ़ाया था मैंने, बट एसी जनरेटर होगा शायद सिलेबस में,
मैं ले लेता हूँ एसी जनरेटर, ठीक है। अब एसी जनरेटर आपको पता है, 10th में आपने पढ़ा होगा एसी जनरेटर क्या होता है। देयर आर टू पोल पीसेस और यहाँ पे एक कॉइल होगा और ये रोटेट करेगा अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इस तरह से रोटेट हो रहा है, दैट इज द नॉर्थ एंड साउथ। क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह आप बुक में से निकल लेना, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिटिंग कॉइल नहीं होगी, यहाँ पे दो कॉइल होगी, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अगर हम इसको घुमा रहे तो कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होगा। मैं इसको मान लेता हूँ ए बी सी डी। तो क्या होगा, यहाँ पे ना एरिया चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। हम उसको क्या करें, घुमा रहे, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये वाला और जो एरिया वेक्टर है इसका परपेंडिकुलर ये वाला, जैसे ही कॉइल ऐसा घूमेगा, है ना, ये कॉइल पकड़ लेती है इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये है हमारा बी, दिस इज बी, और ये कॉइल है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है कॉइल को, कॉइल घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी घूमेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो थीटा इज गोइंग ऑन चेंजिंग। और आपको पता है थीटा के ऊपर भी फ्लक्स चेंज डिपेंड होता है। तो आप क्या कह सकते हो, एज बी इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट, बट थीटा इज चेंजिंग, इट मींस दैट द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज आल्सो चेंजिंग, इट मींस दैट ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू होगा बी ए कॉस थीटा। थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं थीटा चेंज हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, सो दैट्स व्हाई बी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, ए इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड फाई इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। व्हाई फंक्शन, बिकॉज थीटा इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स व्हाई फाई इज आल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम डिफरेंशिएट करने से पहले एक काम कर लेते, मैं मान लेता हूं कि ये कॉइल जो है वो घुमा रहा हूं मैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है उसकी, ओमेगा है। तो हमें रिलेशन पता है, थीटा इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हो गया ओमेगा टी, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ पे पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा आपका फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज नाउ देखिए अभी कॉस के अंदर टी की टर्म आ गई, कॉस के अंदर टी की टर्म आ गई, इसका मतलब हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए डिफरेंशिएट करने के बाद डी फाई बाय डी टी इज इक्वल टू बी ए डी डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब डी फाई बाय डी टी क्या होगा, अगर इसको हम नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देते, दोनों साइड में n और यहाँ पे n कर देते, तो दोनों साइड में n किया, तो बट n डी फाई बाय डी टी क्या होता है आपका, माइनस ई, फैराडे के लेंज लॉ के हिसाब से। और यहाँ पे होगा एन बी ए डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, कॉस की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन ऑफ ओमेगा, और ओमेगा टी की डेरिवेटिव होगी ओमेगा, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस गेट कैंसल। अब बचा क्या यहाँ पे, E इज इक्वल टू एन बी ए, और ये वाला ओमेगा आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ई हो जाएगा आपका एन बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखिए ये साइन आया है, यहाँ पे साइन आया, इसका मतलब जो भी नेचर होगा एसी का वो सिनुसाइडल वेव की तरह होगा। मतलब क्या होगा, जब ओमेगा टी 90 बन जाएगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा, और जब वो 0 बन जाएगा तो ईएमएफ 0 होगा, बिकॉज साइन कैन चेंज द वैल्यू फ्रॉम 0 टू 1। तो ई इज इक्वल टू बनेगा आपका, यहाँ पे ओमेगा रहेगा, ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये इक्वेशन हमने लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया ई। अब लेते हैं यहाँ पे ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ टर्म कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, और एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं ई जीरो इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, एंड दैट इज व्हाट, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो फाइनल इक्वेशन आपका क्या रहेगा, दैट इज E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड दैट इज नथिंग बट ईएमएफ इंड्यूस इन दैट कॉइल। तो ये इस टाइप का ईएमएफ आपका एसी जनरेटर पे तैयार होगा, क्लियर है, ठीक है।
तो ये होगा एसी जनरेटर का आपका इक्वेशन। और जो ई जीरो होता है वो ई जीरो क्या है आपका, पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब मुझे बताओ पीक वैल्यू ऑफ करंट किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है। मतलब क्या हुआ, आप इस जनरेटर को जितना ज्यादा स्पीड से घुमाओगे, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रहे हो आप, बढ़ा रहे हो, उतना ज्यादा ईएमएफ उसके अंदर तैयार होगा। मतलब देखिए, इसीलिए इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो स्पीड है उसके हिसाब से 50 हर्ट्ज पर सेकंड है। लेकिन यूएस में जो टेक्नोलॉजी है उसमें 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, रोटेशन फ्रीक्वेंसी। तो वहां पे जो ईएमएफ तैयार होता है वो 310 तक जाता है, 320 तक जाता है, और हमारा 240 230 तक जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, जो हम जो जनरेटर तैयार करते हैं पावर स्टेशन पे वो उतना नहीं घूमता है जितना टेक्नोलॉजी उनके पास डेवलप, इसलिए वहां पे पोटेंशियल उतना होता है। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ बचा है चैप्टर से? तो यहाँ पे हम चैप्टर